हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने कूलम लॉ जो है हमारा कवर कर लिया है। आज हम लोग उसी में आगे प्रोसीड करते हुए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, किस तरह से चार्जेस इक्विलिब्रियम में हम कर सकते हैं, किस तरह से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं नेगेटिव चार्जेस उनके बीच में इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, किस तरह से अपोजिट चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, और किस तरह से इसका यूज़ करके ब्यूटीफुल से सवाल बनते हैं, उन पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो आपके पास कुछ दो चार्जेस दिए गए इस तरह से। मान लो कि Q चार्ज है प्लस का और ये Q चार्ज है। ठीक है, यहाँ बात अपन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। मान लो ये चार्जेस हैं कुछ r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, तो आपसे एक बात तो अपन जानते हैं, ठीक है, कि दोनों जो दो चार्ज रखे हुए हैं दोनों प्लस Q हैं। ठीक है, दोनों आपस में रिपल कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। मान लो दोनों फिक्स हैं, यहाँ पर दोनों फिक्स हैं। अब अगर दोनों फिक्स हैं तो एक बात ध्यान से सोचो कि क्या इनके बीच में कोई इस तरह का पॉइंट होगा जहाँ पर हम किसी तीसरे पॉजिटिव चार्ज को अगर रख दें तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए। क्या बीच में इनके किस तरह का जो पॉइंट है वो पॉसिबल है? तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ऐसा है यहाँ पर, और उस पॉइंट को अपन निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई बात समझो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, बीच में यहाँ पर हमने कोई तीसरा चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव उस वाले पॉजिटिव पे इधर की तरफ लगाएगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे इधर की तरफ लगाएगा। इस बात को समझे, देखो ध्यान से। मान लो ये प्लस कैपिटल Q चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये छोटा वाला Q इस पे इधर की तरफ लगाएगा, ये छोटा वाला Q इस पे इधर की तरफ लगाएगा। तो पॉसिबल है कि ये जो चार्ज हो इक्विलिब्रियम में रखा हो। तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी पर इक्विलिब्रियम में होगा? ठीक है ना, इस पे बात करते हैं। तो मान लो इस छोटे वाले Q से ये x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बचेगी डिस्टेंस? r माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत? इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से। इस पे नेट फोर्स देखो, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, यानी इधर की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? के छोटा Q बड़ा Q बाई दूरी कितनी है इनके बीच की? x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है? के छोटा Q बड़ा Q बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कैंसल आउट। क्या आ गया? यहाँ से आ गया हमारे पास r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या r माइनस एक्स बराबर r। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2r, या r की वैल्यू आ गई हमारे पास x बाई 2। मतलब क्या हुआ? यहाँ से x बाई 2, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने शायद यहाँ पर। ये r माइनस एक्स है, तो यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका x है। ठीक है ना। तो 2x इज इक्वल टू आर एंड r इज इक्वल टू एक्स बाई नहीं सॉरी x इज इक्वल टू r बाई 2, राइट। x इज इक्वल टू r बाई 2, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब भी दो चार्जेस हमने सेम रखे, सेम चार्ज है क्यू क्यू और उनके साइन भी सेम है, इसका मतलब है कोई भी दो चार्जेस हो उनका साइन सेम हो, तो उसी साइन का तीसरा चार्ज अगर हम बीच में रखें तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। अब तीसरी बात, अगर ये चार्जेस सेम है तो बिल्कुल r बाई 2 बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ध्यान से सोच कि अगर इन जो चार्जेस हैं ये बराबर ना होकर के थोड़ा ऊपर नीचे हो, ये मान लो 2Q हो, ये Q हो, या ये 4Q हो, ये 2Q हो, इस तरह के चार्जेस हों, तो बस चेंज क्या होगा? ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाएगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसका मतलब क्या है? अगर दो सेम चार्जेस हैं उनके बीच में अगर हम तीसरा सेम चार्ज रख रहे हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। मान ले मैंने बोल दिया इस प्लस Q की जगह मैंने माइनस Q कर दिया। क्या कर दिया? माइनस Q। ध्यान से देख पूरी कैलकुलेशन में क्या होगा, क्या यहाँ माइनस Q आ जाएगा, यहाँ भी माइनस Q आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या है? प्लस Q तो रख ही सकते थे, माइनस Q भी रख देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ आई? तो दिस फोर्स, द फोर्स ऑन दिस चार्ज इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज, राइट। तो यहाँ पर जो भी चार्ज हम रख रहे हैं, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस बात पे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पर आप इसके जो जिस पॉइंट पे फोर्स 0 है, अगर उस पॉइंट पे आप पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें, आपका फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे? उस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो 0 कर देंगे और हम क्या निकाल लेंगे? उसकी पोजीशन निकाल लेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मान लो अब क्या अपन कर सकते हैं, ध्यान से देखो, पहले इसको उतारो।
ये तो बात करी हमने जब दोनों चार्जेस के जो साइन हो सेम हो। अब अगर सपोज दैट आपको दिया गया हो कि एक आपका प्लस क्यू है और दूसरा आप या मान लो आपका ये प्लस 2q है और दूसरा आपका माइनस क्यू है, तो क्या ध्यान से सोचो इनके बीच में कोई आप कोई भी चार्ज रख के देखो। मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया क्यू प्लस का। अब अगर आप प्लस का चार्ज रखोगे तो क्या होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा और नेगेटिव की वजह से भी क्या होगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी क्या होगा, इधर की तरफ भाग जाएगा। मान लो अब मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके बीचों बीच में कोई ऐसी पोजीशन नहीं होगी जहां पर कि जो चार्ज होगा, सॉरी जो फोर्स होगा हमारा चार्ज पर, वो जीरो हो। इसका मतलब क्या है, कहीं इधर उधर ही ये संभावना है जहां पर कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो। क्या करेंगे, इधर प्रयास करेंगे और इधर प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा होगा। लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो क्यू की वजह से जो चार्ज है वो काफी छोटा होगा, क्योंकि क्यू दूर भी है और क्यू छोटा भी है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो काफी छोटा होगा। और ये क्या है, ये काफी पास में और काफी बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो फोर्स होगा वो डोमिनेट करेगा। यानी अभी जो ये फोर्स दिख तो अपोजिट रहे, लेकिन ये वाला हमेशा डोमिनेट करता रहे, क्योंकि इसके पास वाला चार्ज बड़ा है। यानी ये पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो आप करोगे क्या, इस चार्ज के इस तरफ पॉइंट रख के देखो, अब क्या होगा, इसकी वजह से फोर्स इस तरफ और इसकी वजह से फोर्स इस तरफ। अब ठीक है, क्योंकि ये जो छोटा वाला चार्ज है यही पास में है, तो इसकी वजह से जो भाई फोर्स क्या बनता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर हमने यहाँ पर चार्ज छोटा है और आर को भी हमने कम कर दिया, तो फोर्स ओवरऑल जो क्वांटिटी रेशियो बन के आएगा वो हमारा कुछ इतना खास छोटा नहीं, ये मतलब लगभग इस फोर्स की बराबरी कर सकता है। क्यों कि अब ये बड़ा फोर्स दूर हो गया है, बड़ा फोर्स जो है अगर दूरी बढ़ गई है तो फोर्स कम हो गया है, और छोटा जो चार्ज है वो अगर पास में है तो उसकी वजह से फोर्स जो है बढ़ गया है। यानी इस तरफ तो ये पॉसिबल है कि नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो आएगा। अब करने का तरीका वही होता है, आप इधर से मान लो कि यहाँ से आर दूरी है, तो यहाँ से दूरी क्या होगी, आर प्लस ए, फिर से भाई यहाँ पर फोर्स लिखेंगे दोनों पर और उसको क्या कर देंगे, इक्वेट करा देंगे। तो यहाँ से आपको एक हिंट ये देखनी है कि जब भी जो चार्जेस हैं उनके साइन अपोजिट हों, जब भी जो चार्जेस हैं उनके साइन अपोजिट हों, तो जो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, जो भी पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज जीरो होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो जो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा वो छोटे वाले चार्जेस की तरफ मिलेगा और बड़े वाले चार्ज से दूर मिलेगा। इधर का कहाँ मिल रहा है, इस तरफ। मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि ये दो चार्ज रखे हुए थे, एक था +4q, एक था -3q। किधर मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, इधर, किधर, इधर ना, कहाँ मिलेगा, इस तरफ, इधर होगा न्यूट्रल पॉइंट। मान लो मैंने बोल दिया आपसे कि इधर आपका था प्लस का q, इधर था -4q। अब कहाँ मिलेगा, क्या अभी माइनस की तरफ ना, कहाँ मिलेगा, प्लस वाले की तरफ मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। बात समझ आए। तो इस तरह से आप न्यूट्रल पॉइंट निकालोगे कहाँ पर जो नेट फोर्स ऑन द चार्ज है वो जीरो आ रहा है। तो हमेशा ट्रिक भी याद रखनी है कि जो छोटा वाला चार्ज है उसकी तरफ रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर साइन सेम है तो बीच में कहीं पर आएगा, वो निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। कि यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये बात हो गई कि न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किस तरह से करते हैं। जब भी हमें दो चार्जेस दिए गए हैं तो उनके आसपास इधर उधर न्यूट्रल पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी और खेल की, ऑसिलेशंस वगैरह की, थोड़ी सी इसी में बातें कर लेते हैं। अगली बात इसमें हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। मान लो मैंने आपसे बोला, क्या बोला कि कोई ये दो चार्जेस हैं जो आपस में, मान लो ये आपका था +q और ये था आपका -q, ठीक है। तो एक बात तो अपन ये जानते, सॉरी +q इसको, ठीक है। एक बात तो अपन ये जानते हैं कि इनका जो मिड पॉइंट होगा वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां पर कि आपका जो नेट फोर्स लग रहा होगा किसी तीसरे चार्ज पे, उस पर जो फोर्स होगा वो हमारा जीरो होगा, ठीक। ये बात अपन जानते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज रख दिया -q रखा, सॉरी +q, ठीक है। मान लो तीसरा चार्ज यहाँ पे हमने रख दिया प्लस बड़ा q, मान लो प्लस बड़ा q, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि इस तीसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे उस तीसरे चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा होगा, F नेट ऑन Q विल बी 0। किस पे, Q पे, बड़े वाले Q पे। ये बात समझ आती है। लेकिन मैंने आपसे बोला ही नहीं कि फोर्स निकालो, मैंने आपसे बोला कि इस चार्ज को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, तब क्या होगा। सोच ध्यान से, अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया तो एक्चुअल में क्या होगा इसके साथ, ये हल्का सा इधर आएगा, ठीक। इसकी वजह से फोर्स कम होगा और इसकी वजह से मान लो ये चार्ज यहाँ पर आ गया,
एक्स डिस्प्लेस कराया मैंने इसको, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कम होगा और इसकी वजह से फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। यानी अब ये इसको किधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ। ये बात समझ आती है कि जैसे ही मैंने इसको इधर खिसकाया तो ये वाला डोमिनेट करने लग जाएगा और इसको इधर की तरफ धक्का देगा। ये बात समझ आती है। मान लो मैंने इसको इधर ना खिसका करके इधर खिसकाया, इधर कर दिया, अब क्या होगा, क्या ये वाला इसको धक्का देगा इधर की तरफ। कुल मिला के जैसे मैं इस चार्ज को इधर या इधर खिसकाता हूँ तो ये वापस अपनी जो मेन पोजीशन है उसकी तरफ आने की कोशिश करता है। तो एक बात तो हमने सीखी थी कि ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो हमने ये देखा कि उसको हम अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं और वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, यानी फिर से वो स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन joining the charges। यहां तक पिक्चर क्लियर है। दूसरा काम मैंने क्या किया कि इस चार्ज को ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। अब क्या होगा, मान लो ये चार्ज यहां पर कहीं आ गया, अब इस पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज जो होगा ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला चार्ज जो होगा वो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। यानी अब जो इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा उसका रिजल्टेंट किधर आ रहा होगा, इधर की तरफ। यानी अब ये चार्ज होगा ऊपर की तरफ भाग जाएगा, अब यहाँ पे वापस नहीं आएगा। यानी मान लो हमने इसको इधर खिसकाया तो अब क्या होगा, ये इस तरह से इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा, नेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, यानी अब इधर नीचे, यानी जैसे मैं इसको हल्का सा ऊपर घसीटता हूँ तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, हल्का सा मैंने इसको नीचे किया तो नीचे की तरफ भाग जाएगा। यानी अगर मैं इस चार्ज को, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस थी, इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करता हूँ तो ये चार्ज जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके भाग जाएगा। अर्थात ये इस पोजीशन के अलोंग, यानी इस लाइन के अलोंग, परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दिस चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। के बाद घुसी भेजे में, यानी दिस चार्ज इज ऑल्सो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या चीज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, unstable equilibrium along the line perpendicular to the line joining the two charges, इसको लिखोगे ठीक है ना ध्यान से। तो क्या बोला मैंने कि अगर इसको मैंने इसके लाइन के अलोंग डिस्प्लेस किया तो ये ध्यान से सुनो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी जैसे इसको इधर खिसकाते हैं तुरंत ही वापस आ जाता है और इसको इधर खिसकाते हैं तो भी वापस आता है। लेकिन इसको अगर परपेंडिकुलर आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो भाग जाएगा, यदि नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया तब भी भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है, अलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम, परपेंडिकुलर टू द लाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ आई। ये दोनों पॉइंट आपको वो गहराई से याद रखे। लेकिन ये कब लागू हो रहा है, ये कब लागू हो रहा है बात, जबकि आपके दोनों चार्जेस प्लस क्यू थे और तीसरा चार्ज भी मैंने प्लस क्यू ही रखा है। तीसरे चार्ज का भी जो साइन है वो मैंने सेम ही रखा है। समझ आ रहा है ना। तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे तो प्लस क्यू क्यू ले लिया है, लेकिन सपोज दैट प्लस क्यू और चार्जेस जो है उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते हैं। मान लो ये आपका होता प्लस क्यू और ये आपका होता प्लस 4q, ठीक है ना। तब क्या होता, जो इक्विलिब्रियम था वो इसके इधर कहीं पर आता। समझ में आ रहा है ना, उल्टा बोल दे क्या, हाँ, जो इक्विलिब्रियम है वो इधर की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि चार्ज छोटा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर भी वही सिनेरियो होता। तो हम लोगों ने एक सिनेरियो में बात कर ली कि क्यू चार्ज की बात कर ली, अब किसी भी केस में बात करी जाए हमें ये पता है कि इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है, एक न्यूट्रल पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है। अब मान लो मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज ना रख करके एक निगेटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, एक निगेटिव चार्ज रख दिया। अब इस निगेटिव चार्ज को अगर आप डिस्प्लेस कराओगे इधर तो क्या होगा, क्या 4q उसको खींच लेगा तो इधर की तरफ भाग जाएगा। आप इसको इधर डिस्प्लेस कराओगे तो ये q इसको खींच लेगा तो बी डिस्प्लेस होगा उधर। ध्यान समझ, उसको नेगेटिव इधर खिसकाओगे तो ये प्लस वाला खींच लेगा, उसको इधर खिसकाओगे तो ये प्लस वाला खींच लेगा। तो अब अगर यहाँ पे ये दोनों जो कंडीशंस थी किसके लिए लागू हैं, फॉर, ये जो दोनों लागू हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज। बात क्लियर है ना, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए तो कंडीशन लागू, लेकिन नेगेटिव के लिए वाइस वर्सा। फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर
नेगेटिव चार्ज, दिस कंडीशन इज वाइस वर्सा, यानी उल्टी होगी इसकी। यानी अब अगर माइनस चार्ज होगा तो वो अलोंग द लाइन अनस्टेबल होगा और परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल होगा। अलोंग द लाइन अनस्टेबल, परपेंडिकुलर टू द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट समझ आया पूरा पूरा? यानी अगर आपके पास प्लस चार्ज है, सॉरी दोनों प्लस चार्जेस हैं और उसके बीच में तीसरा प्लस चार्ज रख रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, सोचो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा होते तब तो ये खत्म हो जाता। तो ये भी ठीक है कि फॉर द प्लस चार्ज इन बिटवीन, या आप ऐसे मत लिखो फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ये भी लिख सकते हो फॉर अगर तीनों सेम चार्ज है, अगर तीनों सेम है। और ये नेगेटिव के लिए कि नहीं, यहाँ बोल सकते हैं कि अगर एक कोई भी डिफरेंट है, या बोल सकते हैं कि अगर मिड वाला चार्ज है, इफ मिड चार्ज इज डिफरेंट, ठीक है ना, तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर तीनों सेम है तो कंडीशन लागू हो जाएगी, अगर सेम है तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी, और अगर बीच वाला अपोजिट है आपका नेगेटिव है, या ये दोनों नेगेटिव थे ये पॉजिटिव है, तो आपका इसका उल्टा हो जाएगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, वो किस तरह से बनते हैं उनको देखते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि मान लो हमारे पास एक एग्जांपल बात करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एक ये रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, एक ये रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इनके बीच में मैंने एक तीसरा चार्ज ला के रख दिया प्लस क्यू। इस पर भी अपन बात कर चुके हैं कि इस पर क्या होगा, अगर इसको हम इस एक्सेस के अलॉन्ग हिलाएंगे तो क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और इस एक्सेस के अलॉन्ग तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने क्या किया, इसको एक छोटी सी दूरी एक्स खिसका के, एक्स हल्का से डिस्प्लेस किया और इसको छोड़ दिया। क्या होगा ध्यान से देखो, ये तो चार्जेस रखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। जैसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो इधर वाले चार्ज का जो फोर्स है वो बढ़ गया और इधर वाले चार्ज का फोर्स घट गया। तो क्या होगा, इस वाले चार्ज का फोर्स बढ़ा, इसका मतलब क्या है, उधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा और अपनी मीन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं। अब किसके पास एक एक्सटर्नल वेलोसिटी जो कि फोर्स की वजह से लगी थी, और ये आगे निकल जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे आगे निकल गया तो फिर अब उस पर उधर वाला चार्ज जो है फोर्स लगाएगा ज़्यादा, और जैसे उस पर उधर वाला चार्ज फोर्स लगाएगा फिर से वापस आएगा, फिर से निकल जाएगा। फिर क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा और क्या करेगा, जो तुम्हारा चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे वही पूछा गया है, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड बताना है आपको। सवाल समझ आया? मान लो इसका चार्ज क्यू है, मास इसका m है, ठीक है ना। सवाल ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, सवाल ट्राई करो। कर लिया? देखो ध्यान से कैसे करते हैं। मान लो इनकी, सॉरी मैंने दूरी नहीं दी थी, आप कुछ भी मान लो, r मान लो, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी अगर r थी तो मैंने क्या किया, छोटी सी दूरी x डिस्प्लेस किया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअल में होगा क्या, देखो ध्यान से। मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी। अब क्या करते हैं अपन, इस पॉइंट पे जब ये चार्ज आ गया है तो इस पर नेट फोर्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस पर अगर हम अपन एफ नेट लिखेंगे, एफ नेट किस तरह से लिखेंगे, क्या इसकी वजह से फोर्स पहले लिख लेते हैं, क्या आएगा, के छोटा क्यू बड़ा क्यू, छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन आर माइनस, सॉरी इसको आप एक काम करो 2r मान लो, आसानी रहेगी करने में, ठीक है ना। इसको अगर 2r मान के करोगे तो ये दूरी r हो जाएगी, फिर r/2 हर जगह नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इस जगह पे जब ये आ गया तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है। और इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है उधर की तरफ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, ये दूरी r है, प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घटा दो। कोई दिक्कत? सॉल्व करो, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, f इज इक्वल टू के क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, सही है, सॉरी माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, राइट। इस पे मैंने एक काम किया, मैंने फोर्सेस को उल्टा लिख दिया। मैंने अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, तो ये जो फोर्स लिखा है मैंने इधर की डायरेक्शन में लिखा है, तो इसको मैंने लिखना चाहिए नेगेटिव और इसको लिखना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको आप नेगेटिव मानो, वरना साइन में आपका कंफ्यूज जाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चलो, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ ठीक, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस,
करेक्ट है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, क्या बचा ऊपर 2rx 4rx हो गया। एफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, के बड़ा क्यू छोटा क्यू इंटू -4rx, माइनस आगे लगा लो 4rx बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था यहाँ पर एक्स, जो पॉइंट चार्ज है, चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। क्या चीज, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अगर ये वर्ड मैं यूज ना करता तो यहाँ पर ये जो x है r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा, मतलब कंपैरिजन बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन इसका बोल सकते हैं कि r जो है, सॉरी x जो है वो r के कंपैरेबल होता, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि x इज वेरी जो लेस है किसके कंपैरिजन में, 2r के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर क्या होगा, जो x है वो r कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, नेग्लेक्ट हो जाएगा ये। अगर x नेग्लेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे f क्या बचेगा, ध्यान से देखो, माइनस के क्यू क्यू 4 आगे कर लो इंटू आर बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर खत्म कर दो, क्या बचा नीचे, r पावर 4 इंटू एक्स, राइट। क्या आ गया, f इज इक्वल टू -4k बाई आर क्यूब इंटू एक्स। ध्यान से देखो तो f इज इक्वल टू -kx का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है ये, f इज इक्वल टू -kx, जहां पे k की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ देख 4k बाई आर क्यूब। और जब भी इस तरह की इक्वेशन लिखी होती है तो ये इक्वेशन किसकी होती है, SHM की इक्वेशन होती है, याद है। ये किसकी इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है। और अगर ये SHM की इक्वेशन है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, रख दो, टाइम पीरियड कितना आ गया यहाँ से, टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2π√m की वैल्यू कितनी है, m है, अपॉन k की वैल्यू कितनी है, दिस, तो 4k बाई आर क्यूब। यह आ गया इसका टाइम पीरियड। क्या चीज़, टाइम पीरियड। नोट कर लो इसको फटाक से, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक घर के लिए सवाल लिख लो, होमवर्क में करके लाओगे। क्या करोगे, ये वही प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया मैंने -q। ठीक है, याद करो मैंने सिखाया था कि ये जो -q होता है ये इस एक्सेस के अबाउट तो हमारा अनस्टेबल होता है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो मैंने क्या किया, इसको x डिस्टेंस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया है और फिर इसको रिलीज कर दिया। ऐसे देखो, ये प्लस क्यू ये -q रखा था, मैंने हल्का सा ऊपर की तरफ खींचा, जैसे हल्का सा ऊपर की तरफ खींचा तो ये दोनों जो है उनको नीचे की तरफ खींचना है, तो नीचे की तरफ आया था, याद है, सिखाया था मैंने। फिर क्या होगा, नीचे की तरफ भाग जाएगा, फिर जैसे नीचे की तरफ भाग जाएगा तो ये फिर से ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे, तो इस तरह से फिर से SHM करेगा। अब इस केस में आपको टाइम पीरियड बताना है और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना है। ठीक है ना, इतना आपके लिए काम है। ठीक है ना, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर ना है तो नीचे बता देना कि मुझसे नहीं हो रहा है, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं अभी अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और अच्छी बातें करेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलो पढ़ाई करो अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।